नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, हम एनसीईआरटी की क्लास जो 7th है उसमें 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का, दिल्ली के सुल्तान। तो ये आधा चैप्टर हमने पढ़ लिया था और आधा जो है वो अब आगे पढ़ेंगे। और जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें आपको एक प्रश्न का जवाब देना है कि खिलजी वंश के पश्चात कौन सा वंश आता है। जो सल्तनत काल का समय है उसमें खिलजी वंश के बाद में कौन सा वंश आया था, राजवंश, उसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा। और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था, अब आगे पढ़ते हैं इसको। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा जो हिस्सा है वो दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें पैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, परंतु वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। तो जो दूर के क्षेत्र थे उन पर नियंत्रण करना काफी मुश्किल काम था। जैसे समुद्रगुप्त के समय भी हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के जो राज्य थे जिनको समुद्रगुप्त ने विजिट किया था, तो उनसे केवल कर लेने की नीति अपनाई, उनको अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया। और वो एक अच्छा निर्णय था, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र पर भूभाग पर डायरेक्ट शासन करना आसान काम नहीं था। और अलाउद्दीन खिलजी का भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी दक्षिण भारत के जो महत्वपूर्ण राज्य थे उनको विजिट करता है वो, द्वार समुद्र, वारंगल, मदुरैर। लेकिन इनको विजिट करने के बाद में वो इनसे सिर्फ पैसा वसूल करता है, इनको अपने साम्राज्य में नहीं मिला था। और अगर ये अधिकार कुछ समय मान लीजिए जमा भी लेते तो वो ज्यादा समय तक नहीं रहता था। नेक्स्ट है सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, वह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गूंथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहां एकत्रित हुआ वर्षा का जल। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती हैं। तो इस तरह से जो कुछ क्षेत्र होते थे वहां अलग ही उनका नियम था। और जो कई बाहर से राजा भी अगर आक्रमण करता था तो उनके लिए भी जो है वो इनको जीतना आसान काम नहीं होता था, क्योंकि पर्टिकुलर किसी क्षेत्र के अंदर है, घने जंगल हैं या कोई जो इस तरह के पहाड़ वगैरह उनमें इस तरह से बने हुए हैं, तो उनको जो है वो जीतना आसान काम नहीं होता। तो ये एक वर्णन है। 14वीं सदी में जो भारत आता है यात्री इब्न बतूता मोरक्को से। ये प्रश्न तो काफी बार पूछा भी गया है कि इब्न बतूता किस देश से आया था। तो मोरक्को से आता है जो कि अफ्रीकी देश है। अब जैसे मान लीजिए ये तो खैर यहाँ का वर्णन है। आज भी कुछ भारत के अंदर क्षेत्र ऐसे हैं जैसे चंबल। अब वहां डाकू वगैरह रहते हैं, ये आपको भी पता है। तो वो बीहड़ वगैरह जो है वो इतने सुरक्षित हैं कि उनको जो है वो पकड़ना आसान काम नहीं है। इतनी सुविधा संपन्न हमारे पास सेनाएं हैं, पुलिस है, लेकिन फिर भी जो है वो क्षेत्र ही ऐसे हैं जहां इतना आसान नहीं होता उनको पकड़ना। जैसे नक्सली हैं। अब नक्सली आप जानते हैं, ठीक है, भारत का हिस्सा है। और नक्सली जो जिन जंगलों में रहते हैं तो वो जंगल वगैरह है भारत का हिस्सा, लेकिन फिर भी उन जंगलों में एक सेना के लिए भी जाना आसान काम नहीं है। तो आज भी न जाने कितने ही क्षेत्र ऐसे हैं हिंदुस्तान में जहां कोई आसान काम नहीं होता कि आप इजीली जो है वहां जाकर के किसी पर धावा बोल सको या किसी को पकड़ सको। तो इस तरह से इनकी जो सुरक्षा है वो मुख्य रूप से भौगोलिक क्षेत्र के रूप में सुरक्षा हो जाती थी कि वो भौगोलिक संरचना ही इस तरह की होती थी जहां ये रहते थे और ये आसानी से आक्रमण का सामना कर सकते थे।
चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांस ओक्सासियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनको धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। देखिए, आप भी जब राजस्थान का इतिहास वगैरह पढ़ते हैं तो आप भी देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जब शासक होता है दिल्ली का सुल्तान, तो उस समय मंगोलों के आक्रमण भी बहुत ज्यादा हुए थे दिल्ली पर। मोहम्मद जो तुगलक था उसके समय भी मंगोलों के आक्रमण खूब हुए थे। तो मंगोलिया, दरअसल देखिए ये जो चंगेज खान है ये कहाँ का था? मंगोलिया का था। और 1162 ईस्वी के आसपास जो है वो इसका जन्म होता है और 1227 के लगभग जो है वो चंगेज खान की मृत्यु होती है। इसमें खान नाम जो दिखता है तो कई लोग ऐसा समझ लेते हैं कि ये चंगेज खान मुस्लिम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मुस्लिम नहीं था। ये जो इसका असली नाम है वो था तेमुजीन। और ये जब इनका जो भी था कबीला, तो जब ये अपने कबीले का सरदार बनता है तो इसको एक उपाधि देते हैं, कागान। और यही जो कागान है, हालांकि इसका अर्थ क्या होता है कि जो सम्राट, सरदार या सरदार, इस तरह का इसका अर्थ होता है उपाधि का। और यही जो है कागान, यही बाद में आगे इसको बोलने लग गए खान। तो चंगेज खान जो है वो मुस्लिम नहीं था और इसने इतने हमले किए थे मुसलमानों पे, तो नाम से कई विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं कि चंगेज खान भी मुस्लिम होगा। नहीं, मुस्लिम नहीं था। ये खान नाम कैसे निकला है? ये जो वर्ड है कागान, और ये कोई उपाधि थी मंगोलिया के अंदर, जब सरदार नया बनता था उसको देते थे। तो वहां से ये भविष्य के अंदर कागान अपभ्रंश होते होते ये खान बन जाता है। और अलाउद्दीन के लिए भी कहते हैं कि अलाउद्दीन के समय इतनी मजबूत सेना थी अलाउद्दीन की खुद की, तो अगर अलाउद्दीन के पास इतनी बड़ी मजबूत सेना नहीं होती तो हिंदुस्तान की स्थिति बहुत बुरी हो जाती उस समय, जो मंगोलों के आक्रमण होते हैं। और भी मंगोलों के बारे में जानकारी तो और भी काफी सारी है चंगेज खान के बारे में, लेकिन अभी यहाँ कोई अर्थ नहीं है उसका। अलाउद्दीन खिलजी ये हो गया। इससे मजबूत होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। तो इधर ये अलाउद्दीन खिलजी है, इधर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो दिल्ली पर हमले दो बार हुए, 1299 1300 में और 1302 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की थी। इधर मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ओक्सासियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। नेक्स्ट पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। मानचित्र 1 में इस शहर को ढूंढिए। मतलब गैरिसन, देख क्या है गैरिसन शहर? जहां सैनिक रहते हैं। इधर मोहम्मद तुगलक नया गैरिसन शहर स्थान बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली ए कोहना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। तो ये बता रहे हैं कि दोनों जो सुल्तान थे, अलाउद्दीन और इधर मोहम्मद बिन तुगलक, तो इन्होंने कैसे मंगोलों का सामना किया था। मंगोलों के बारे में देखिए, जो चंगेज खान है उसकी एक चीज आपको और बता दूं, तो चंगेज खान ने अपने जीवन काल में जो 4 4 करोड़ लोगों की हत्या उस समय जो है वो चंगेज खान करता है। तो उस समय जितने भी दुनिया में जनता थी, लोग थे, उसका ये 11% था, ये 4 करोड़। तो दुनिया की 11% आबादी को चंगेज खान ने खत्म कर दिया था। जैसे वो 1219 में ईरान पर जब हमला करता है चंगेज खान, तो 75% वहां की आबादी को खत्म कर देता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे किस्से आते हैं उसके। ये जो उज्बेकिस्तान है, अभी मैंने आपको बताया ऊपर जो,
तो जैसे इसका शहर था बुखारा, वहां की राजधानी थी समरकंद, तो उसको जला करके पूरी तरह से राख कर देता है। और वहां बुखारा की 10 लाख की आबादी में से सिर्फ 50,000 लोग जिंदा बचते हैं। तो इतिहासकार कहते हैं कि जितनी आबादी इसने उस समय ईरान की ये सब की समाप्त की, उतनी आबादी वापस होने में 750 साल का इतना लंबा समय लगता है। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया था। और सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया। लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा था। तो ये कैसे कैसे किया इन्होंने दोनों में बताया है कि किस तरीके से सामना करते हैं। अलाउद्दीन ने सैनिकों जब इतनी बड़ी विशाल सेना बनाता है तो पेट भरने की समस्या को दूर करने के लिए क्या किया, जो गंगा यमुना के बीच की भूमि थी जो उपजाऊ, तो वहां से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके इस समस्या को हल किया गया। 50% हिस्सा जो है वो कर के तौर पर ये लेते थे। तो और ये क्या करते थे मोहम्मद बिन तुगलक, कि जिस इलाके में सेना है तो उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया जाता था और उस समय अकाल भी पड़ जाता है। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कई चीजें हैं, कई ये जो योजनाएं बनाता है, जैसे चार जो इसने मुख्य योजनाएं बनाई थी सुल्तान बनने के बाद में, तो हालांकि इसका समय में कुछ भाग्य ने इसका साथ नहीं दिया मोहम्मद बिन तुगलक का। कई योजनाएं तो इसकी ठीक थी, भावना सही थी, लेकिन वो चीजें सक्सेस नहीं हो पाई। उसके बाद अलाउद्दीन का है कि सैनिकों को वेतन भी देता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। देखिए अलाउद्दीन के बारे में, जो राजस्थान पर वो आक्रमण करता है उसकी वजह से साके होते हैं। उसके अलावा अगर आप दूसरे पक्ष के रूप में जो इसकी व्यवस्था थी, जैसे बाजार व्यवस्था, इतनी शानदार बाजार व्यवस्था की थी कि एक बच्चे को भी अगर सामान खरीदने के लिए अगर भेज दिया जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी, सामने वाले किसी भी दुकानदार की, कि वो उस बच्चे को कम तोल के दे सके। अगर कोई ऐसा करता था तो जितना उसने तोला कम है, उतने के बराबर, उतने वजन के बराबर उस व्यक्ति के शरीर से मांस काट दिया जाता था। तो इतनी जबरदस्त सैन्य ये उस वक्त बाजार व्यवस्था करता है, नियंत्रण करता है। और भी काफी चीजें हैं। सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर दिया, फिक्स सैलरी। तो एक तरह से ये सरकारी नौकरी होगी ये तो, जो है ये। और जो सेना में भर्ती होते थे जवान, तो उनके लिए जैसे आज भी आर्मी में जो होती है कैंटीन, कि जो आर्मी के जो सेना के लोग होते हैं उनको बाजार मूल्य से कम मूल्य पर सामान मिल जाता है आर्मी की कैंटीन में। बाहर साबुन कोई 20 रुपए की है तो वो आर्मी के अंदर 12 रुपए में ही मिल जाएगी कैंटीन में। तो ये अलाउद्दीन ने भी किया जो सैनिकों के लिए। पहले क्या होता था कि अलाउद्दीन से पहले जो सुल्तान वगैरह थे, तो जो लूट का धन होता था, लूट के धन के लिए एक वर्ड प्रयोग किया जाता है जिसको कहते हैं खुम्स। खुम्स का मतलब ही होता है लूट का धन। ये वर्ड आप ध्यान में रखें तो बहुत अच्छी बात है। तो पहले इस खुम्स में से जो सैनिक होते थे उनका एक हिस्सा होता था कि जहां से जितना हमें धन मिला है इसका इतना परसेंट जो सैनिकों में बांटा जाएगा। अलाउद्दीन ने इस चीज को खत्म कर दिया कि कोई लूट के धन में से तुमको कुछ नहीं मिलेगा, जो फिक्स सैलरी दूंगा अब, और भी काफी सुविधाएं दूंगा। तो लूट के धन में से तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। वो जो राजा है उसी का ही रहेगा। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था, वे बड़े ही तेज तरार थे, चतुर। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। तो इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सके।
जा सकते थे। तो ये जो योजना है, ये योजना गलत नहीं थी मोहम्मद बिन तुगलक की। अगर आप वैसे जब इतिहास पढ़ेंगे तो योजना बहुत सही चलाई, इसने बहुत सही दिमाग लगाया था यहाँ पे। लेकिन जो जनता है उसने बिल्कुल भी इसमें सहयोग नहीं किया। और जैसा कि हमेशा से रहा है, जनता कोई बहुत ज्यादा सहयोग नहीं करती है। जहां ये मौका मिलता है कि हम कहाँ चोरी कर सकते हैं, वहां जो है वो हर व्यक्ति चुराने की कोशिश करता है। यहाँ भी चाहे वो ये समय जो है 14वीं शताब्दी का समय है, तो जनता तो वही है, फितरत कभी नहीं बदलती। इसने मुद्रा चला के काम तो सही किया था, लेकिन जनता ने उस जैसे जाली सिक्के बना बना कर जो है वो काम में लेना शुरू कर दिया। तो ये जो इसकी योजना भी असफल हो जाती है। तो इसलिए मैंने आपको ऊपर कहा था कि अभी कि मोहम्मद बिन तुगलक को जब आप इतिहास में पढ़ते हैं तो कोई योजनाएं इसकी गलत नहीं थी, इसने दिमाग सही लगाया, लेकिन इसका भाग्य ने साथ नहीं दिया कई जगह। और कई जगह जो जनता ने सहयोग नहीं किया, और कुछ एक दो डिसीजन इसके भी गलत हुए खुद के भी। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इसी बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वर्दी और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। तो बेहतरीन तरीके से अगर कोई आप देखेंगे कि किसने मंगोलों का सफलतापूर्वक सामना किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इनके बारे में। तो दोनों में एक ये चीज का डिफरेंस है कि अलाउद्दीन खिलजी का ये था कि मुख्य रूप से कि जो दिल्ली पर आक्रमण करेगा, यानी मंगोल यहां आक्रमण करेंगे, तो मुझे उससे अपने राज्य को कैसे बचाना है, ये अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य उद्देश्य था। और मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने दूर तक की योजना बना ली थी कि मैं उनके क्षेत्र में जाकर के जो है वो मंगोलों को भगाऊंगा, उनको परास्त करूंगा। इसके बाद में आता है 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तालिका एक को फिर से देखेंगे, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोधी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में कुछ तो छोटे थे पर शक्तिशाली थे, और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूर 1540 से 45 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया, और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं, जो कि 1530 से पहले 40 तक रहा और उसके बाद में 55 56 और 56 में मृत्यु हो गई थी हुमायूं की, तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। हालांकि सूरी वंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 55 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। तो शेर शाह सूरी जो है वो एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में सामने आता है। शेर शाह के बारे में भी देखिए, बहुत अच्छा था इसका शासन शेर शाह सूरी का। हालांकि रहा ये सिर्फ 5 साल ही रहा शासन जो है। 1539-40 में जो चौसा और वो कन्नौज के युद्ध होते हैं उसमें हुमायूं हार जाता है, और यहाँ से इधर ये मालदेव से होते हुए ये उधर चला जाता है अमरकोट की तरफ, हुमायूं जो है सिंध यानी आज का जो पाकिस्तान है उस तरफ। तो फिर शेरशाह सूरी, बीच में सूरवंश आता है 45 तक शेरशाह सूरी खुद रहा, और फिर 55 तक इसके वंशज रहे।
शेरशाह सूरी के। 55 में हुमायूं वापस यहाँ अधिकार कर लेगा और 1556 में ही हुमायूं की मृत्यु हो गई। फिर 1556 में अकबर गद्दी पर बैठता है। और जो पहला पानीपत का युद्ध हुआ था तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी। तो उसके अंदर आप जानते हैं कि इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि के अंदर युद्ध करता हुआ मारा गया था। दिल्ली का पहला सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया तो वो इब्राहिम लोदी ही था। जब से 1206 से सल्तनत काल की स्थापना हुई और 1526 तक, तो सबसे अंतिम सुल्तान भी यही था, इब्राहिम लोदी। 1526 में सल्तनत काल पूरा समाप्त हो जाता है और मुगल वंश की स्थापना होती है। और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान भी यही था जो युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ मारा गया था। इससे पहले कोई भी सुल्तान युद्ध भूमि में नहीं मारा गया। तो उस समय बाबर की साथ यानी बाबर की जो है तरफ से ये शेरशाह सूरी युद्ध करता है इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। तो उस समय शेरशाह सूरी बाबर के साथ ही था और शेरशाह सूरी के मन में भी ये चीजें चल रही थी कि मैं इन मुगलों को यहां से उखाड़ फेंकूंगा अगर मुझे कभी भी अवसर मिला तो इसके मन में भी एक अलग ही चीजें चल रही थी। ये शेरशाह सूरी ये सब ये थे कौन? अफगान। अब अफगान नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इनके पूर्वज कहां से रहे होंगे? अफगानिस्तान से। हम कहते हैं कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी वगैरह ये थे, कौन थे? तुर्क। तो तुर्क थे, तो तुर्क कहां से आए होंगे? तुर्कमेनिस्तान। ये थे सब मुस्लिम, अफगान, तुर्क। महान सम्राट अकबर 56 से 5 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। इसके बाद में ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है इसमें कि 3 श्रेणियां, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन में ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड यानी धर्मयुद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे एक सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को बुला दिया गया। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। तो ये जो 3 श्रेणियां हैं, ये धर्मयुद्ध, ईश्वरीय शांति, नाइट, तो ये कुछ नाम है, एक्स्ट्रा नॉलेज है। इसका इस चैप्टर से कोई ऐसा नहीं है लेन देना, लेकिन एक एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में अन्यत्र लिखा है इन्होंने। तो 3 श्रेणियों का सबसे पहले विचार जो है वो 11वीं सदी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया जाता है। और 3 श्रेणियों का वर्ग कौन सा था? ये 3 वर्गों में जो विभाजित किया था उसमें एक तो प्रार्थना करने वाला वर्ग था, दूसरा युद्ध करने वाला और तीसरा खेती करने वाला। तो ये कुछ टर्म हैं, आप ध्यान में रख लीजिएगा कि नाइट यहाँ किसको कहते थे? तो योद्धाओं को। और ये जो वर्ड है क्रूसेड, तो इससे मतलब था धर्मयुद्ध। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। और ये 3 श्रेणियां जो समाज में विभाजित किया गया था, प्रार्थना करने वाला वर्ग होता था, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। तो ये चैप्टर जो है ये आपका कंप्लीट होता है। और इसके बाद ये कई प्रश्न वगैरह हैं कि दिल्ली में पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की? दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? और किसके शासन के दौरान
सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? तो ये 4 जो प्रश्न है इनका कमेंट करके जो है वो आप बताइएगा क्या उत्तर है। बहुत ही अच्छे सिंपल से प्रश्न है, पूरे चैप्टर में इनके उत्तर लिखे हुए हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट 4th चैप्टर है तो बहुत महत्वपूर्ण है, मुगल साम्राज्य का। और ये देखिए कितने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं कि मुगल कौन थे, कहाँ से आते हैं, फिर कैसा राजपाट है, क्या इनके सैन्य अभियान वगैरह थे, ये महत्वपूर्ण योजनाएं वगैरह, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के। और इसके अलावा और भी जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें साथ में है तो वो सब भी आपको इसमें समझाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें चल रही है, तो इनको साथ में ऐसे ही जो है वो पढ़ते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।